और अब खबरों की तफसील। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अयोध्या तनाज़े की समाअत के 37वें दिन मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने दलील पेश करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद पर जबरन कब्जा किया गया था। उन्होंने कहा कि लोगों को मजहब के नाम पर उकसाया गया, जेर समाअत मामले को इल्तवा में रखने का दबाव बनाया गया। राजीव धवन ने मजीद कहा कि मस्जिद को मुनहदिम किया गया और उस वक्त के वज़ीर आला कल्याण सिंह हुक्म अदूली की वजह से एक दिन जेल में थे। राजीव धवन ने अदालत से अपील की कि वो तमाम हक़ायक़ को पेश नजर रखे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने वाज़ेह किया कि हफ्ते के रोज मुतवक्किल समाअत नहीं होगी। अब इस मुकदमे की समाअत 14 अक्टूबर को होगी, क्योंकि दशहरे की वजह से सुप्रीम कोर्ट में पूरे हफ्ते की छुट्टी है। समाअत के दौरान दीगर मामले भी ज़ेर बहस आए, जिसकी तफसीली जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली नुमाइंदे सुशील पांडे। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में 37वें दिन की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकारों की तरफ से जन्म स्थान को लेकर तमाम विद्वानों और पुराणों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश की गई कि जन्म स्थान की पवित्रता अपने आप में आस्था का प्रतीक है और भगवान श्री राम जिस स्थान पर पैदा हुए वो अपने आप में न्यायिक जूरिस्ट पर्सन के रूप में देखे जा सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले और इन पूरे दलीलों का विरोध जताते हुए आज जब जस्टिस अशोक भूषण ने राजीव धवन से ये सवाल किया कि क्या इस्लामिक शिक्षा के मुताबिक अल्लाह की इबादत अपने आप में पवित्रता के आधार पर देखी जाती है, तो क्या किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने को किस आधार पर देखा जा सकता है। हालांकि राजीव धवन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अशोक भूषण को यह बताया गया कि जिस जगह पर अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह को याद किया जाए, उस जगह की पवित्रता अपने आप में एक बड़ा अस्तित्व रखती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई के दौरान एक बार और स्पष्ट किया कि जहां अदालत में लोगों का शुरू से ये मानना रहा है कि अदालत में लगातार किसी मामले में तारीख पे तारीख बढ़ती रहती है, लेकिन ये अपने आप में ऐसा पहला मुकदमा होगा जब अदालत ने तय समय की सुनवाई घटा दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षकारों को 18 अक्टूबर तक अपनी दलीलों को पूरी करने के लिए कहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षकारों को यह स्पष्ट किया कि तमाम पक्षकार अपनी दलीलें 17 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लें। हालांकि अब इस पूरे मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी, क्योंकि बीच में एक हफ्ते दशहरे की छुट्टी है। लिहाजा सोमवार को जब इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई होगी, उसके बाद 4 दिन तक ही इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। सदियों से तमाम लोगों को जिस फैसले का इंतजार है, उस फैसले को लेकर आने वाले 17 अक्टूबर को देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुरक्षित करेगी। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की 550वें प्रकाश पर्व के जश्न में शामिल होने के लिए मेरठ से 20 सिख अकीदतमंदों का एक काफिला ननकाना साहब और पंजा साहब गुरुद्वारा दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। सरदार मंजीत सिंह की क़यादत में यह काफिला बस के जरिए अमृतसर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा और ननकाना साहब और पंजा साहब पहुंचेगा। ननकाना साहब और पंजा साहब के अलावा सिख अकीदतमंदों को करतारपुर रास्ते के खुलने का भी इंतजार है। श्री गुरु सिंह सभा मेरठ के नायब सदर के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मजहबी मुकामात के दर्शन के लिए रास्ते खुलने से दीगर मामलात में भी राहें हमवार होने की उम्मीद की जा सकती है। ननकाना साहब और पंजा साहब जो 2 मुख्य गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान में, जो मुख्य गुरुद्वारे हैं वहाँ पर 2 ही हैं। इसके अलावा और भी गुरुद्वारे हैं, तो वो सब जगह पे दर्शन करने के लिए जाएंगे। उसके बाद जो ओपनिंग के बाद जो है सब लोग पाकिस्तान ने ये कहा है हिंदुस्तान की सरकार से कि करतारपुर जाने के लिए कोई वीज़े की और कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी और बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के जो है सब लोग श्रद्धालु जन जो है करतारपुर के दर्शन कर सकते हैं। और अगर ये आपस में समझौता होता है और आपस में आना जाना शुरू होता है तो हो सकता है भगवान करेगा जो भी हमारे विवाद हैं वो भी उन पर भी अच्छा असर पड़ेगा और हम जो हैं उनको भी किसी तरह से सुलझा सकते हैं।
हज 2020 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सफर हज की तैयारियों से मुतालिक एक जायजा मीटिंग में वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने ऐलान किया कि हज के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख 10 अक्टूबर 2019 से 10 नवंबर 2019 रहेगी। मुख्तार अब्बास नक़वी ने वाज़ेह किया कि इस मरतबा हज से जुड़े तमाम कामकाज ऑनलाइन होंगे। हज 2020 से मुताल्लिक दिल्ली में जायजा मीटिंग। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी की सरबराही में हुई मीटिंग में हज इंतज़ामात को बेहतर बनाने से मुताल्लिक लिए गए अहम फैसले। हज 2020 से मुताल्लिक दिल्ली में वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी की सरबराही में जायजा मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। मीटिंग में वज़ारत अक़लियती उमूर के सेक्रेटरी व एडिशनल सेक्रेटरी समेत ज्वाइंट सेक्रेटरी हज, सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सिफारतकार, हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, जद्दा में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल, वज़ारत शहरी हवाबाजी और वज़ारत ख़ारजा के आला ओहदेदार शरीक हुए। मीटिंग में वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने ऐलान किया कि हज के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख 10 अक्टूबर 2019 से 10 नवंबर 2019 रहेगी। मुख्तार अब्बास नक़वी ने वाज़ेह किया कि इस मरतबा हज से जुड़े तमाम कामकाज ऑनलाइन होंगे। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारा जो पिछला वर्ष का हज था वो सफलता के साथ हुआ और आज हम हज 2020 यानी कि हज 2020 का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हज 2020 के आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी और ये 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। हज के वीज़े को भी ई वीज़े की सुविधा पिछली बार भी दी गई थी, इस बार भी 100% ई वीज़े की सुविधा रहेगी। मीटिंग में ऐलान किया गया कि निजी टूर ऑपरेटरों के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख 1 नवंबर 2019 से 1 दिसंबर 2019 रहेगी। इस मरतबा एम्बार्केशन पॉइंट्स को 21 से बढ़ाकर 22 किए जाने का भी ऐलान किया गया। नया एम्बार्केशन पॉइंट आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है। मीटिंग में केरल से एम्बार्केशन पॉइंट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके लिए हमने पिछली बार जो पोर्टल तैयार किया है, 1 नवंबर से उनके पोर्टल को भी उनके जो आवेदन है उनको पोर्टल पर लोड करने की व्यवस्था कर दी गई है। 1 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक जो हज ग्रुप ऑपरेटर्स हैं वो पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशंस को लोड करेंगे। हज जायजा मीटिंग में 100 लाइनों की एक हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर अक़लियती उमूर ने उम्मीद जाहिर की कि हज 2020 के इंतजामात हज 2019 से मजीद बेहतर होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुदम शहजाद की रिपोर्ट। मुल्क में हाई स्पीड ट्रेन तेजस का कानपुर में इस्तकबाल हुआ। ये ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, जो कि सनीचर से रोजाना चलेगी। ये पहली कॉर्पोरेट ट्रेन है जिसे प्राइवेट तौर पर रेलवे ने शुरू किया है। इस ट्रेन में हवाई जहाज जैसी कई सहूलतें मुसाफिरों को दी जाएंगी। इस ट्रेन में सवार मुसाफिरीन भी काफी खुश नजर आए, हालांकि कुछ मुसाफिरों को कुछ दिक्कतें भी पेश आई। This is the first train that I am going for and I am very excited for this journey and मुझे लगता है काफी सुविधाजनक सफर होगा। I am very happy for thank railways for this train। 9 नंबर पे आया तो C9 हमारा था मिसेस का, वो वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पर रुके और वहाँ से एकदम से पता चला कि C9 तो उतना आगे चला गया और वहाँ से लगेज लेके दौड़ रहे हैं। बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा, रोशन होगा और तज़किया इस्लामिक मिशन स्कूल की यही कोशिश भी है। स्कूल की ये कोशिश उनके सालाना जलसे में नजर आई, जहां बच्चों ने अंग्रेजी जबान के साथ अरबी जबान में बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए। स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर कुनैन कौसर का मानना है कि आज इक़दार की कमी महसूस की जा रही है। हम इन्हीं इक़दार को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम में अलीगढ़ रीजन के कमिश्नर अजयदीप सिंह ने भी खिताब किया। स्कूल के असातिज़ा ने इस मौके पर बताया कि आज बच्चे दुनियावी तालीम में इतने मशगूल हो चुके हैं कि इस्लामी तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। हम इन्हीं चीज़ों से बच्चों को रोशनास कराने का काम अंजाम दे रहे हैं। जो बेसिक पर्पज़ है वो पर्पज़ ये है कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए और
उसके साथ साथ खासतौर से वैल्यूज़ के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है वो वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर अच्छे वैल्यूज़ जो है वो इनकलकेट किए जाएँ। ये बच्चों को प्रिपेयर करना सिर्फ इस दुनिया के लिए ही नहीं, आखिरत के लिए भी। सिर्फ एजुकेशन इसलिए नहीं, अगर एजुकेशन में एथिक्स नहीं होंगी, मॉरल वैल्यूज़ नहीं इन्वॉल्व होंगी तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। वो पढ़ तो जाएंगे मगर वो एक अच्छे इंसान नहीं बन सकेंगे। तो साथ ही साथ उनको एजुकेशन देने के साथ ही साथ हम उनको इस दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी जो ऊपर वाले ने बनाई है उसके लिए हम उन्हें तैयार करते हैं। हिंदुस्तानी टीचिंग्स के अलावा जो है हम अपनी थोड़ी दीनी तालीम भी देते हैं ताकि बच्चे दुनिया के साथ साथ दीन की भी तालीम हासिल कर सकें, और हमारे बच्चे ताकि बाहर जब जाएं किसी फॉरेन कंट्रीज़ में या कहीं जाके तो वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। उम्मत मुस्लिमा में आज अखलाकियात की कमी दीगर मज़ाहिब से कहीं ज़्यादा है। जिन अच्छाइयों को दीगर कौमों ने मुसलमानों से सीखा, आज वही कौमें हमसे कहीं आगे निकल गई हैं। लेकिन अब दोबारा उम्मत मुस्लिमा में तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद रहमान ने ये बात कही। अलीगढ़ में उस्मानिया हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के जलसे से उन्होंने खिताब किया। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी का अहम काम गरीब और बेसहारा अफराद को खाना खिलाना है। उन्होंने नौजवानों से खिदमत खल्क के जज्बे को फरोग देने पर भी जोर दिया। में इस वक्त मुसलमानों के अंदर इंसानियत की खिदमत के लिए और लोगों की खिदमत के लिए, ख़ास तौर पर जो गरीब हैं, हमारे समाज का पिछड़ा हुआ तबका है, उसके लिए ये लोग उठ खड़े हुए हैं और तंजीमें कायम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। वरना हमारे यहाँ ये जज्बा बिल्कुल नहीं था। सिर्फ इबादत को हम समझते थे, लेकिन इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। और इस्लाम में तो बड़ा ज़ोर दिया गया है और मकसद ही यही है, अच्छा इंसान बनाना, अच्छा शहरी, अच्छा पड़ोसी, अच्छा शौहर, अच्छा बाप। वो हम नहीं बन रहे हैं। लेकिन अब खुशी है कि इस तरह की तंजीमों के ज़रिए हम लोगों की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं बग़ैर मज़हब के भेदभाव। हमारा मकसद जो है कि हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे। जैसा कि हमारे इस्लाम में भी है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सोएगा तो आपका खाना जो है आपके ऊपर हराम है। तो हम बस, हमारी जो कोशिश जो है, हम ये चाहते हैं कि कोई भी इंसान भूख की वजह से ना मरे, भूख की वजह से क्राइम ना करे। और जहाँ तक है इस कोशिश को हमें, अभी ये वीक में 4 डेज़ काम चल रहा है, मैं चाहती हूँ इसको पूरे वीक पे लेके आऊँ। लखनऊ का नाम सुनते ही एक खूबसूरत शहर के नक्शो निगार उभरते हैं। एक खुशनुमा मंजर नजर के सामने आ जाता है, लेकिन ये लखनऊ का एक रुख है। अगर आप इस शहर की तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे तो आपको ये एहसास बखूबी हो जाएगा कि यूपी की राजधानी और नफासत और नजाकत के लिए अपनी खास पहचान रखने वाले इस शहर का आखिर हाल क्या है। जी हाँ, आज लखनऊ के बेशतर इलाकों में लोग साफ पानी, सफाई और दूसरी बुनियादी जरूरतों को भी तरस रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं लखनऊ से तारिक कमर की एक खास रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान, तरक्की विकास के नाम पर बहुत से नारे लगाए गए, दावे किए गए, कागजों पर तरक्की भी हुई, लेकिन लखनऊ के बेशतर इलाकों में, बिलखुसूस पुराने लखनऊ के कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों की हालत देखकर तरक्की और विकास के सारे दावों की कलाई खुल जाती है। बांस मंडी, नबी उल्लाह रोड, रकाबगंज, नखास, पाटा नाला चौक, मसाहिबगंज, गोलागंज, सिटी स्टेशन, किसी भी इलाके में चले जाइए, हर जगह गंदगी, गलाजत और ताफुन और आलूदगी का ऐसा एहसास जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। न नाली है, न नदियान है, न कुछ, न सफाई होती है, नाली और गंदगी ऐसे रहती है। जमादार जब पैसा दो तो जमादार आता है, नहीं आता है। हाँ, पानी का बहुत गंदा आवत है, पीने लायक, खाना पकावे लायक नहीं रहता है और पानी भर जाता है और गंदगी बहुत रहता है, नाली का परेशानी, हर चीज। सफाई नहीं है, पानी बड़ा गंदा आ रहा है, सफाई बहुत कम आ रहा है, जमादार बहुत कम आ रहा है। नहाने की तो बात छोड़िए, खाना बनाने और पीने के लिए पानी नहीं। सोचिए ये हाल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रह रहे उन लोगों का जहां से 6 किलोमीटर के फासले पर वज़ीर आला क़याम करते हैं। सैकड़ों मंत्री और अफसरान रोज गुजरते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस अंदाज से लोग परेशान हैं। आम शिकायत है कि पानी साफ नहीं मिल रहा है।
एक ऐसे पानी की सप्लाई की जा रही है जिसको नहाने से बीमारियां बढ़ रही हैं। इस पानी से खाना नहीं बनाया जा सकता है। लोगों को शिकायत है कि बारीक बारीक कीड़े तक पानी मार रहे हैं और ये हालत उन तमाम मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की है जहां पर कसीर तादाद में लोग आबाद हैं। रकाबगंज, कसाईबाड़ा, अलीनगर, महमूद नगर और खदरा का रुख कीजिए तो हैरत होती है कि लोग किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं और अरबाब इक़्तिदार के दावों की हकीकत क्या है। लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो 2 मदरसे भी हैं और जिसे जन मेरी 10 कदम पे प्रिंसिपल के घर के सामने गंदगी का अंबार है, गाय हैं, इस तरह की परेशानी, ना नाली की सफाई है, ना सड़क की सफाई है। और उसके हालात ये हैं कि आप देखिए गली गली बीमार लोग पड़ रहे हैं, गली गली आवाम जो है परेशानी का हालत ज़िंदगी गुजार रही है। हमारे मोहल्ले को पूरा दिखवा लीजिए, कूड़ों के अंबार, गंदगी, हिंदू भाई तो परेशान है, मुसलमान भाई तो परेशान है। गाय रोड पर बैठी हुई हैं, भगाओ तो उनको मार नहीं सकते हैं, ना उनको छेड़ सकते हैं गाय को, और वो भाग रही हैं, घूम रही वहीं पर। पूरा बदन खजुआ रहा है। किस वजह से? नहाने गंदा पानी, नहा रहे, नल का पानी आ रहा, पीने से गंदा आ रहा पानी, और नहाने 2 बार नहा खजुआ रहा पूरा बदन। फिर दूसरे पानी नहाता, गर्म पानी करके नहाता हूँ, तब फिर आराम होता थोड़ा। अफसोसनाक पहलू यह है कि इस मौजू पर तरक्की के दावे करने वाले लोगों की जबानें बंद हैं। नगरपालिका के चेयरपर्सन के पास आइंदा 2-3 दिन बात करने का वक्त नहीं। बीजेपी के लीडर कहते हैं कि हालात अच्छे हो रहे हैं, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। राजधानी की हालत ये है तो बाकी शहरों, कस्बों और देहातों का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। पटना के मुस्लिम इलाकों में आबी जमाव का मसला संगीन है। बारिश के पानी ने जहां शहर के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल बना दी थी, वहीं मुस्लिम इलाकों में एक हफ्ते से जमा हुआ पानी अब बीमारी का रुख इख्तियार करने वाला है। न्यू मिल्लत कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कोई पुरसाने हाल तक नहीं। अब तक हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा मिल्लत कॉलोनी के लोगों का हाल जानने पहुंचा ही नहीं है। खास रिपोर्ट। पटना के मुस्लिम मोहल्लों में से एक न्यू मिल्लत कॉलोनी है। ये कॉलोनी वीआईपी इलाका माना जाता है। इस कॉलोनी में आमतौर पर माशी एतबार से मजबूत लोग रिहाइश पजीर हैं, लेकिन इस वीआईपी मोहल्ले का हाल आप जरा खुद देख लीजिए। चारों तरफ गंदगी का अंबार, बारिश का पानी सड़कों पर एक हफ्ते से जमा है। पानी की निकासी का इंतजामिया की जानिब से नाकिस इंतजाम यहाँ हर तरफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ की बदहाली यह है कि कोई पूछने भी नहीं आ रहा है। यहाँ लोग बीमार हैं, ठीक है, वो निकल भी नहीं सकते हैं। पानी तो बाद की बात है, पीने का भी पानी अवेलेबल नहीं है, तो कोई लोग आ नहीं रहे हैं। ये क्यों इस तरह से सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये मिल्लत कॉलोनी 3rd फेज की है, हालत 7 दिन हो गया, किसी ने विजिट नहीं किया। कानूनी बहुत है, आने जाने का तकलीफ है, खाने पीने का भी हम सबको तकलीफ हो जाता है। हम सब की तरफ भी पूरा पानी जमा हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। बोलते बोलते आदमी थक गया, कोई ध्यान नहीं देता है। एक हफ्ते से आबी जमाव का मसला है। अब इस पानी से बदबू तक आने लगी है। बदबू और सड़न से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तमाम तरह के टैक्स अदा करने वाले यहाँ के लोगों को अफसोस सिर्फ ये है कि अब तक उनके मसले को हल करने की कोशिश नहीं की गई। हम लोग हर टैक्स देते हैं, समझ लीजिए एक इनकम टैक्स, मकान टैक्स, रोड टैक्स, नगर निगम टैक्स, हर टैक्स अदा करते हैं लोग, साल में देते रहते हैं। लेकिन ये हालत देखिए, ये मिल्लत कॉलोनी नहीं, अब लगता है कि एकदम जिल्लत कॉलोनी हो गई है। इतनी गंदगी जिसका कोई ठिकाना नहीं। हम लोग पानी में हिल के जा रहे हैं, घर में धोते हैं, पैर में खुजली है, नोचनी है, बहुत ज़्यादा परेशान है सारे लोग, बच्चे बूढ़े, ये लोग तो निकल ही नहीं पाते हैं। काफ़ी मुश्किल में जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, बाल बच्चे जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना बंद है, अभी तक कोई स्कूल नहीं गया। बच्चे लोग को बाहर निकलना मुश्किल है। दुनिया भर के पैर में खुजली हो रहा है, बीमारी हो रहा है, उसका भी कोई ध्यान नहीं है। मिल्लत कॉलोनी में दर्जनों रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर्स रहते हैं। उनकी अपील का भी हुकूमत पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। अब जरा ये सोचिए कि आम बस्तियों में रहने वाले लोग बारिश के बाद किन हालात से
जूझ रहे होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मौत का खौफ और जिंदगी की हिफाजत का फर्ज इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। कुदरत जब करवट लेती है तो यही वक्त होता है बड़ी बड़ी बातें करने वाले बरसर इक़्तिदार लीडरों का। ये वक्त होता है दावों और हकीकत में फर्क महसूस करने का। जी हम बात कर रहे हैं भागलपुर के घोषपुर गांव के लोगों की बेबसी की, जहां गंगा नदी ने तो कहर ढाया ही, हुकूमत और इंतजामिया की बेहिसी ने सितम जरीफी की नई दास्तान रकम कर दी। हमारे नुमाइंदे राहुल कुमार ने यहां का जायजा कुछ यूं लिया। 4-5 दिनों के लगातार मूसलाधार बारिश के बाद 2 दिनों से मौसम साफ है, लेकिन किस तरह से लोग पेड़ों पर अपने आशियाने को बनाकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं और रह रहे हैं वो साफ देखा जा सकता है। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो दिखाएं। यह सबौर का घोषपुर का इलाका है, जहां पर जिंदगी जो है पेड़ की टहनियों के सहारे टिकी हुई है और लोग जो है जिंदगी की जंग की लड़ाई के जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। यह पूरा परिवार है, चाहे आप देख सकते हैं कि इसी एक छोटे से पेड़ की टहनियों के सहारे जो आशियाना तैयार किया गया है, इन आशियाना में कितने लोग हैं और न केवल लोग हैं बल्कि अपनी मवेशियों को भी रखे हुए हैं और साथ ही साथ वहाँ पे लोग अपना पेट पालने के लिए खाना को भी तैयार किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उनके किसी लोग से बात करने के लिए, चूँकि यहाँ की जो स्थिति है कहा जा रहा है कि काफ़ी पानी है यहाँ पर और आप साफ स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं कि किस मुहाने पर लोग खड़े हैं। सो हम यहाँ पे कोशिश उनसे करते हैं, उनसे बात करने की, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब बारिश हो रही थी उस बारिश के दौरान उन लोगों को किस तरह की समस्या हो रही थी और किस तरह की परेशानी हो रही थी और अभी जो है वो किस रूप में है और कितने दिनों से ऐसी स्थिति में है। कितनी दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत तो जब से पानी होलो जे दिखते जे कोई देखे सुने नहीं आवे छे, सांप बिच्छो आवे छे, एनो गाछी बिरखी रहे छे, सत्तू गुंडा खाए छे। कितना दिनों से पेड़ पर है? पेड़ पर 15-16 दिनों से। कोई सहायता वगैरह कुछ मिला कि नहीं सरकार के तरफ? कुछ नहीं मिलो चाहे सरकार तरफ से। तो फिर कैसे आप लोगों का खाना पीना होता है? सत्तू उत्तू भुजना लेने बात थोड़ा ले खाए पी के रहे छे। तो पेड़ पे ही अपना घर बनाए हुए हैं? हाँ, मचान बनेने छे। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? मतलब बगीचा में बगीचा में लगभग 150 आदमी है। अभी लगभग 150 की संख्या में लोग हैं इस इलाके में, घोषपुर का जो यह इलाका है, और किस तरह से उनकी ज़िंदगी थमी हुई है साफ स्पष्ट पता लग सकता है कि किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और लोगों की सांसें किस तरह से टिकी हुई है। गंगा के जल स्तर में भले ही बढ़ने और घटने की बात हो रही हो, लेकिन जो सच्चाई है लोगों की ज़िंदगी पेड़ों की टहनियों पर ही टिकी हुई है और लोग उसी पेड़ की टहनियों के सहारे जो आशियाने को तैयार किए हैं उन आशियाने में रहकर जो है अपनी ज़िंदगी की जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। राजधानी पटना का पानी अभी तक पूरी तरह कम नहीं हो पाया है, ना ही लोगों की परेशानियां कम हुई हैं, लेकिन बरसर इक़्तिदार जमातों यानी जेडीयू और बीजेपी के लीडरों की आंखों का पानी शायद जरूर सूख चुका है और शायद इसीलिए बारिश से बिगड़े हालात की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। दोनों सियासी जमातों के लीडर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के हमलों के बाद अब जेडीयू के लीडरों ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह और जेडीयू लीडर संजय सिंह। बोलता रहूंगा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। क्यों गठबंधन में ये खटास आ जा रही है? गिरिराज सिंह की वजह से खटास आ जा रही है? मैं नहीं जानता, ये तो प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए। जिस दिन पार्टी मुझे कह देगी मैं क्षण नहीं लगाऊंगा इस्तीफा करने में। नीतीश कुमार जी के पांव के धूल के बराबर नहीं है, मैं जानता हूं। महादेव कहने से कोई लीडर नहीं हो सकता बिहार का। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाने में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 49 अफराद पर एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत के हुक्म के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। वकील सुधीर ओझा ने इस सिलसिले में 27 जुलाई को शिकायत दर्ज करवाई थी। वाज़ेह रहे
कि इन लोगों ने वज़ीर आज़म के नाम खत लिखा था जिसमें अदम रवादारी और हुजूमी तशद्दुद का जिक्र किया गया था। अर्जी गुजार ने कहा कि एक साजिश के तहत मुल्क और वज़ीर आज़म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अनुराग कश्यप, मणिरत्नम और रामचंद्र गुहा समेत कुल 49 सेलिब्रिटीज के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। 19 को मैंने 49 फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री के खिलाफ एक CGM कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कोंकणा सेन, अर्पणा सेन, मणिरत्नम समेत 7 को नामजद करते हुए बकिया अज्ञात कर मैंने आरोप लगाया था कि भारत के जाबाज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को इन लोगों ने पत्र लिख करके और देश में असहिष्णुता की और के साथ साथ कई सारे बिंदुओं पर मुद्दा उठाते हुए पत्र लिखा था और पत्र लिखने के साथ साथ उस पत्र को गोपनीयता को भंग कर देश की छवि, प्रधानमंत्री की छवि विदेशों में खराब करने की कार्य की गई थी इन लोगों द्वारा। उसी मुकदमा में CGM के आदेश पर माननीय सदर थाना प्रभारी जी के द्वारा इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है।